नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अभिज्ञान पीएससी पॉइंट में। तो हम लोग यूनिट 5 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम शासक देख रहे थे और शासकों के क्रम में हमने पहले शासक मल्हारराव होलकर को देखा था। तो उनका एक शॉर्ट रिवीजन लेने के पश्चात हम आगे के शासकों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्हारराव होलकर के सामान्य परिचय में हमने देखा था कि वो होलकर रियासत के संस्थापक हैं। साथ ही साथ उनका जो जन्म है 16 मार्च 1693 में होलगांव महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता खांडूजी होलकर थे और फिर 1721 में वो पेशवा की सेना में शामिल होते हैं और अपनी योग्यता के कारण वो पेशवा के सेनानायक बन जाते हैं। उनकी मृत्यु 1766 में आलमपुर भिंड में होती है, जहाँ पर उनकी छत्री या समाधि कहें उनके पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई हुई है। उनकी प्रमुख विजय जब हमने देखी थी तो सारंगपुर का युद्ध देखा था 1724 का। और सारंगपुर का युद्ध उनके जो भाई थे पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमनाजी अप्पा और मालवा के मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर के बीच में होता है। और इस युद्ध में मराठों ने गिरधर बहादुर को पराजित करते हैं। गिरधर बहादुर पराजित हो जाता है और चिमनाजी अप्पा की सहायता इस युद्ध में मल्हारराव होलकर ने, राणोजी सिंधिया ने और पवाराजी ने की थी। इसके पश्चात हमने अमझीरा का युद्ध देखा था, धार अमझीरा का युद्ध 1728 का। तो चिमनाजी अप्पा और मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर एक बार फिर से आमने सामने होते हैं, जिसमें गिरधर बहादुर की मृत्यु हो जाती है। तो गिरधर बहादुर की मृत्यु सारंगपुर के युद्ध में नहीं हुई थी, बल्कि अमझीरा के युद्ध में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिला के युद्ध को देखें 1731, तो त्रिला के युद्ध में चिमनाजी अप्पा और मुगल सूबेदार दया बहादुर आमने सामने रहते हैं। दया बहादुर, याद रखिएगा कि जो त्रिला का युद्ध है इसमें दया बहादुर हैं, जबकि सारंगपुर का युद्ध और अमझीरा के युद्ध में गिरधर बहादुर रहते हैं। इसमें भी दया बहादुर पराजित होता है। फिर भोपाल का युद्ध हमने देखा था। भोपाल के जो हैदराबाद के निज़ाम थे, भोपाल के समय भी ये युद्ध होता है। इसमें हैदराबाद के निज़ाम और पेशवा बाजीराव प्रथम जो रहते हैं इनके बीच में होता है और निज़ाम की पराजय होती है। फिर दौरा सराय की संधि होती है, जो कि आपको 3 नंबर में लिखने के लिए दिया गया था। आगे चलते हैं। कुम्भीरे का युद्ध देखा था, कुम्भीरी का युद्ध। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध देखा था। तो कुम्भीरी का युद्ध महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कुम्भीरी का युद्ध? क्योंकि जो राजस्थान भरतपुर के जाट शासक थे, राजस्थान भरतपुर के जाट शासक जो थे, भरतपुर के जाट शासक थे कौन? सूरजमल। सूरजमल और मल्हारराव होलकर जो थे, सूरजमल वर्सेस मल्हारराव होलकर के बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में मल्हारराव होलकर का जो एकमात्र पुत्र रहता है खांडेराव, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये युद्ध महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव की मृत्यु किस युद्ध में होती है? तो कुम्हेरी का जो युद्ध है 1754 का, इस युद्ध में खांडेराव की मृत्यु होती है। पानीपत का तृतीय युद्ध देखा था, जिसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये हुआ था। और इस युद्ध में जो मल्हारराव होलकर हैं वो सम्मिलित तो होते हैं, लेकिन सदाशिवराव भाऊ से उनकी क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है। रणनीति बदलने को लेकर कुछ मनमुटाव रहते हैं, जिसके कारण मल्हारराव होलकर युद्ध छोड़ करके लौट जाते हैं। फिर हमने मल्हारराव होलकर के निर्माण कार्य देखे थे। बिल्कुल 3 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो मल्हारगंज इंदौर में बनाया हुआ है। 1734 में मल्हारराव होलकर ने खान नदी के किनारे से बनाया था। राजवाड़ा इंदौर की बात करें तो राजवाड़ा नामक राजमहल का निर्माण उन्होंने 1747 में इंदौर में किया था। छत्री बाग इंदौर में मल्हारराव होलकर ने बनवाया हुआ था 1754 में। इस प्रकार हमने मल्हारराव होलकर को कंप्लीट किया था। अब हम आगे के शासकों की चर्चा करते हैं, जिसमें खांडेराव होलकर को देखेंगे। इसके पश्चात हम मालेराव होलकर को देखेंगे। तो खांडेराव होलकर और मालेराव होलकर दोनों ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 3 नंबर में आ सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं। तो 1723 से 1754 तक ये रहते हैं। खांडेराव होलकर मल्हारराव होलकर और गौतम बाई के एकमात्र पुत्र रहते हैं। मल्हारराव होलकर और गौतम बाई के एकमात्र पुत्र हैं ये। इनका विवाह 1733 में अहिल्याबाई से होता है। इसी के कारण ये प्रसिद्ध हैं और इसी के कारण इनके चांसेस बनते हैं, क्योंकि इनका विवाह किससे हुआ है? अहिल्याबाई से। और अहिल्याबाई एक बहुत महान शासिका रही हैं। तो 1733 में इनका विवाह अहिल्याबाई से होता है। इसके पश्चात खांडेराव होलकर की पत्नी अहिल्याबाई से एक पुत्र होता है मालेराव और एक पुत्री रहती है मुक्ताबाई। इनके जन्म होते हैं। तो मालेराव और मुक्ताबाई का जन्म हो जाता है। और 1754 में खांडेराव होलकर कुम्हेरी के युद्ध में, भरतपुर कुम्हेरी के युद्ध में एक खुली पालकी पर बैठकर निरीक्षण कर रहे थे अपनी सेना का। तो उसी समय जाट सेना की तोप के गोले से खांडेराव होलकर की मृत्यु हो जाती है। तो जो कुम्हेरी के युद्ध में हमने अभी हाल ही में देखा था वही वर्णन है, आप देख लीजिएगा इसको। हम अगले शासक को डिस्कस करते हैं, जो है मालेराव होलकर। मालेराव होलकर कौन है? तो मालेराव होलकर खांडेराव होलकर और अहिल्याबाई के पुत्र हैं। मालेराव होलकर 20 मई 1766 को मल्हारराव होलकर के निधन के पश्चात मालेराव होलकर जो है वो शासक बनते हैं। और लेकिन ये बहुत ही अल्प आयु के थे, इसीलिए इनकी माँ अहिल्याबाई संरक्षिका के रूप में शासन चलाती हैं। शासक बनने के 1 वर्ष के भीतर ही
मस्तिष्क ज्वर के कारण मालेराव होलकर का भी निधन हो जाता है। फिर इसके बाद माँ अहिल्याबाई होलकर शासिका बनती हैं। तो इस प्रकार मालेराव होलकर का सिर्फ जिक्र भर है, क्योंकि ये कोई महत्वपूर्ण कार्य इनके हैं नहीं। तो अब हमारी नेक्स्ट जो शासिका रहेंगी वो रहेंगी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें हमें विस्तार से देखना है। अहिल्याबाई होलकर, तो हेडिंग डाल लेंगे अहिल्याबाई। अब अहिल्याबाई का भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अहिल्याबाई का सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। इसके पश्चात हम उनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे। तो अहिल्याबाई के परिचय के बारे में कहें, अहिल्याबाई, तो अहिल्याबाई के परिचय को हम देखते हैं। अहिल्याबाई का जो जन्म है 31 मई सन 1725 को होता है। 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में होता है। महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में अहिल्याबाई होलकर का जन्म होता है। इनके पिता मानकोजी शिंदे, इनके पिता मानकोजी शिंदे तथा माता का नाम सुशीला था। माता का नाम सुशीला था। तो इनका जन्म 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में होता है। इनके पिता मानकोजी शिंदे तथा इनकी माता का नाम सुशीला रहता है। आगे देखते हैं। 1733 में अहिल्याबाई होलकर का जो विवाह है वो मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडीराव होलकर से होता है। तो जो अहिल्याबाई का विवाह है, अहिल्याबाई होलकर का विवाह खांडीराव होलकर से होता है, खांडीराव होलकर के साथ होता है। और फिर खांडीराव होलकर से ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम मालीराव होलकर, और एक पुत्री जो कि मुक्ताबाई रहती हैं। आगे चलते हैं। अहिल्याबाई होलकर की जब एज 29 रहती है, 29 एज में जब अहिल्याबाई होलकर रहती हैं, तभी इनके पति खांडेराव होलकर का देहांत हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, कोई शासक किस प्रकार महान बनता है, शासक हो या शासिका किस प्रकार से महान बनता है, वो आप देखिएगा। इस पृष्ठभूमि से ही इनकी महानता लक्षित होगी कि सिर्फ इनकी उम्र 29 वर्ष है और इनके पति खांडेराव होलकर का देहांत हो गया है। इनके पति खांडेराव का देहांत हो गया है। 1766 में इनके ससुर, अब आगे 1766 आएगा, और 1766 में इनके जो ससुर जी थे मल्हारराव होलकर भी चल बसते हैं। देखिए 29 वर्ष की थी जब खांडेराव होलकर का देहांत होता है। फिर 1766 में यानी कि कुछ वर्ष बाद ही मल्हारराव होलकर भी चल बसते हैं। अब अहिल्याबाई होलकर अकेली पड़ जाती हैं। अब आगे देखते हैं। तो अभी 2 झटके लगे थे। कुछ समय रहता है कि इनका पुत्र जो रहता है मालीराव होलकर, मालीराव को भी क्या रहता है, मस्तिष्क ज्वर आता है, और उसके पश्चात उसकी भी मृत्यु हो जाती है। देखिए एक के बाद एक अहिल्याबाई होलकर को 3 झटके लगे। 29 वर्ष की थी जब उनके पति खांडेराव होलकर का देहांत हो गया। फिर 1766 में उनके ससुर मल्हारराव होलकर चले गए, और उसके पश्चात उनका जो अल्पायु पुत्र था मालीराव होलकर, वह भी मस्तिष्क ज्वर के कारण चल बसता है। अब इसके पश्चात अहिल्याबाई होलकर शासिका बनती हैं, और फिर किस प्रकार से वह अपने होलकर वंश को संभालती हैं और अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखती हैं, यही उनको महान बनाता है। तो इसको हम देखते हैं अहिल्याबाई होलकर को। यहाँ से अहिल्याबाई होलकर एक शासिका के रूप में काम करती हैं। अब अहिल्याबाई होलकर को कहा जाता है कि
भाई कुशल राजनीतिज्ञ थीं। कुशल राजनीतिज्ञ थीं। अहिल्याबाई होलकर कुशल राजनीतिज्ञ थीं। उन्होंने अपने शासन का संचालन जो था बहुत कुशलतापूर्वक किया था और इस शासन संचालन की सहायता के लिए उन्होंने तुकोजी राव को नियुक्त किया था। शासन संचालन के लिए उन्होंने शासन संचालन में सहायता के लिए उन्होंने तुकोजी राव को उन्होंने नियुक्त किया था। तो ये एक कुशल राजनीतिक किस प्रकार से वो रहती हैं। अब इसके पश्चात दो कहानियाँ रहती हैं, दो घटनाएं या दो कहानियाँ, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो उन्हें बहुत महान बनाती हैं और उन्हें उनका जो व्यक्तित्व है उसमें एक महान कूटनीतिज्ञ का, कुशल राजनीतिज्ञ का जो बिंदु है वो इस प्रकार से जुड़ता है। तो पहली कहानी है कि पेशवा रहते हैं और पेशवा को एक पत्र लिखती हैं। पेशवा को पत्र लिख करके वो बताती हैं कि जो अंग्रेज हैं, पेशवा को पत्र लिख करके बताती हैं, वो पेशवा को क्या लिखती हैं, पत्र लिखती हैं और पत्र में वह बताती हैं कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के साथ निकटता बढ़ाना भालू के साथ निकटता बढ़ाने के जैसा है। क्या लिख रही हैं वो कि जो अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों के साथ अगर हम मित्रता बढ़ा रहे हैं तो ये मित्रता भालू के साथ मित्रता बढ़ाने जैसी है, भालू के साथ निकटता बढ़ाने की जैसी है। उनकी दूरदर्शिता देखिए आप। अहिल्याबाई पेशवा को पत्र लिख करके कह रही हैं कि अंग्रेजों से मित्रता बढ़ाना भालू के साथ निकटता बढ़ाने के जैसा है। अन्य जितने भी पशु रहते हैं उन्हें तो हम मार सकते हैं, अदर जो पशु रहते हैं, अदर पशुओं को तो हम मार सकते हैं, लेकिन भालू को मारना दुष्कर रहेगा। अदर पशु को हम मार सकते हैं, लेकिन भालू को मारना दुष्कर होगा। ये पेशवा को पत्र लिखती हैं वो। तो यही उनकी कूटनीति है और यही उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है कि वो पेशवा को पत्र लिख करके बताती हैं कि अंग्रेज़ों से मित्रता करना या मित्रता को बढ़ाना भालू के साथ निकटता के बढ़ाने के जैसा है, क्योंकि अदर जो पशु हैं उनको तो हम मार सकते हैं, लेकिन भालू को मारना बड़ा दुष्कर होता है। दूसरा जो फैक्ट है या दूसरा जो घटनाक्रम है वो इस प्रकार का है कि पेशवा राघोबा जो रहते हैं, पेशवा राघोबा इंदौर पर चढ़ाई कर देते हैं, इंदौर पर चढ़ाई कर देते हैं। तो फिर ये उनको एक पत्र लिखती हैं, राघोबा को अहिल्याबाई एक पत्र लिखती हैं और उस पत्र में क्या लिखती हैं कि आप जैसे वीर को, राघोबा को लिखती हैं कि आप जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता, आप जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता कि वह एक अबला नारी पर, वह एक अबला पर चढ़ाई करें। फिर भी मैं हर तरह से तैयार हूँ। अहिल्याबाई होलकर पत्र लिख करके कह रही हैं कि आप जैसे वीर को ये कतई शोभा नहीं देता कि आप एक अबला पर चढ़ाई करें। फिर भी मैं हर तरह से तैयार हूँ, अगर मैं हार भी गई तो इसमें मुझे कोई बुरा नहीं कहेगा, किंतु भाग्यवश यदि आपकी पराजय हुई तो संसार क्या कहेगा। किंतु यदि भाग्यवश राघोबा की पराजय होती है, राघोबा की पराजय होती है तो संसार क्या कहेगा, ये अहिल्याबाई होलकर ने राघोबा को पत्र लिख करके कहा। फिर इसके पश्चात राघोबा कहते हैं कि हम तो बस मालेराव की मृत्यु की सांत्वना देने के लिए ही आ रहे थे, यानी कि राघोबा जो हैं वो फिर चढ़ाई को बंद कर देते हैं। और इस प्रकार से जो अहिल्याबाई होलकर हैं वो अपने राजनीतिक चातुर्य से और अपनी कूटनीतिकता से अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखती हैं। तो ये पॉइंट दो उनके बारे में हम डाल सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीति की, कुशल राजनीतिज्ञ जो वो थीं, और अपनी कूटनीति, इन दोनों बिंदुओं का उन्होंने परिचय दिया। कि एक पत्र जो उन्होंने पेशवा को पत्र लिखा था और दूसरा उन्होंने राघोबा को जो पत्र लिखा था। अब कुछ भी हो, स्थिति उस टाइम पर इसी प्रकार की थी कि अहिल्याबाई लड़ने में इतनी सक्षम नहीं थी कि वो राघोबा को हरा पाती, तो उन्होंने पत्र लिख करके अपनी कूटनीति का परिचय दिया और अपने जो होलकर रियासत थी
अपने राज्य की अखंडता को उन्होंने बनाए रखा। तो इस प्रकार अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो हम उनके सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्यों को देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर के बारे में ये क्वेश्चन बनता है सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्यों का। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है अहिल्याबाई होलकर के बारे में कि उन्होंने राजनीति परिवर्तन किए थी। राजधानी जो है, राजधानी परिवर्तन उन्होंने इंदौर से कहाँ ले जाती हैं, वो महेश्वर ले जाती हैं। इंदौर से महेश्वर ले जाती हैं। पहला पॉइंट ये है उनके बारे में। दूसरा, महेश्वर में अनेक घाट निर्माण करवाती हैं, अनेक घाट बनवाती हैं, अनेक मंदिर बनवाती हैं, घाट निर्माण, मंदिर निर्माण, और महेश्वर को साड़ी उद्योग के रूप में विकसित करती हैं। साड़ी उद्योग के रूप में विकसित करती हैं। तो उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था, महेश्वर को साड़ी उद्योग के रूप में विकसित कर दिया, घाट बनवाए, मंदिर बनवाए। इसके अलावा और क्या काम थे उनके? तो जो अहिल्याबाई होलकर थीं ये महान शिव भक्त थीं, महान शिव भक्त थीं। इन्होंने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था, अनेक शिव मंदिरों का निर्माण भी इन्होंने करवाया हुआ था। काशी का जो प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है, काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर गुजरात का सोमनाथ मंदिर, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, अयोध्या, कांची, द्वारका, बद्रीनाथ आदि स्थानों पर भी ये धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करवाती हैं। तो इन्होंने सब व्यक्त थी, शिव मंदिरों का निर्माण करवाया है, काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और भी अन्य जगह पर इन्होंने धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया था। साथ ही साथ इन्होंने अनेक बावड़ियाँ, सराय, धर्मशालाएं, अनाथालय, वृद्धाश्रम, औषधालय, दान संस्थाएं, भोजनालय आदि का इन्होंने निर्माण करवाया था। कुएं, बावड़िया, सराय, धर्मशालाएं आदि का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। बनारस में इन्होंने मणिकर्णिका घाट तथा गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये इम्पोर्टेंट है कि बनारस में मणिकर्णिका घाट तथा गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण करवाया था। गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। और अहिल्याबाई होलकर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने निष्पक्ष व त्वरित न्याय पर बल दिया था। निष्पक्ष व त्वरित न्याय पर बल देती थी ये, और इसमें ये धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करती थी। धर्म, जाति, संप्रदाय इन सब के आधार पर ये बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती थी। तो ये अहिल्याबाई होलकर थी, जिनके बारे में हमने कितने बिंदुओं में देखा है? सबसे पहले हमने उनका परिचय देखा था, जिसमें हमने देखा था कि उनका जन्म हुआ था 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में। उनके पिता मानकोजी शिंदे रहते हैं, माता उनकी सुशीलाबाई रहती हैं। और इसके पश्चात हमने देखा था कि 1733 में उनका विवाह खांडेराव से हो जाता है, जिससे उनको मालेराव पुत्र तथा मुक्ताबाई पुत्री की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात हमने देखा था कि 29 वर्ष की उम्र में ही उनके पति खांडेराव का देहांत हो जाता है। और तत्पश्चात 1766 में ही मल्हारराव होलकर भी चल बसते हैं। और फिर इसके बाद हमने देखा था कि मालेराव
की भी मृत्यु हो जाती है उनके पुत्र की, फिर हमने उन्हें शासन पर बिठाते हैं और उसके पश्चात हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो कुशल राजनीतिक का परिचय देती हैं और शासन संचालन में वो तुकोजीराव की सहायता लेती हैं। और फिर दो उनकी जो घटनाएं जो उन्हें बहुत महान बनाती हैं कि पेशवा को पत्र लिखना, और जब राघोबा चढ़ाई करता है तो राघोबा को एक पत्र लिख करके अपने राज्य की अक्षुण्णता को बचाए रखना। फिर हमने उनके कुछ कल्याणकारी कार्यों को देखा है और यही कार्य पूछे जाते हैं, जिसमें राजधानी परिवर्तन पहला है, इंदौर से महेश्वर, फिर इसके पश्चात महेश्वर में घाट और मंदिरों का निर्माण करवाना, साड़ी उद्योगों का विकास करवाना। इसके पश्चात हमने देखा कि शिव भक्ति निधि शिव मंदिरों का निर्माण करवाना, काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात सोमनाथ मंदिर आदि का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। इसके पश्चात देखा कि उन्होंने अनेक कुएं, बावड़िया, सराय, धर्म आदि का निर्माण करवाया था। बनारस में मणिकर्णिका घाट और गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण करवाया था उन्होंने। इसके पश्चात देखा हमने कि उन्होंने निष्पक्ष और त्वरित न्याय पर बल दिया था और इसमें वो धर्म, जाति, संप्रदाय में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करती थीं। फिर आगे देखते हैं कि जो अहिल्याबाई होलकर हैं, इन्होंने इतने जन कल्याणकारी कार्य करवाए तो फिर इन्हीं उपलब्धियों के कारण इन्हें जनता जो है देवी कहकर संबोधित करने लगी थी। देवी कहकर जनता इन्हें संबोधित करती थी अहिल्याबाई होलकर को। अच्छा, अब जनता इन्हें देवी कहकर के संबोधित करती थी और इनकी उपलब्धियों को देखकर ही भारत सरकार ने भी इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था। तो ये कहीं प्रीलिम्स में हो सकता है कि कब डाक टिकट जारी किया था, तो 1995 में। 1995 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट जारी किया था इनके नाम पर। और इंदौर में जो विश्वविद्यालय है, इंदौर की जो यूनिवर्सिटी है और हवाई अड्डा, इन दोनों के नाम ही इनके नाम पर रखे गए हैं। तो इंदौर की जो यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अहिल्या विश्वविद्यालय यानी कि अहिल्या यूनिवर्सिटी रखा गया है, तो एक यूनिवर्सिटी का नाम और एक जो हवाई अड्डा है, इन दोनों के नाम भी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखे गए हैं। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखे गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी अहिल्याबाई के नाम से एक सम्मान देती है, दिव्य अहिल्या सम्मान देती है। और अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही इंदौर को माँ अहिल्या की नगरी भी कहते हैं। और अहिल्याबाई होलकर एक जन कल्याणकारी, धर्मपरायण और एक योग्य शासिका थी। इस कारण से उनकी जो तुलना है वो ब्रिटेन की सामग्री जो थी कैथरीन ऑफ एलिजाबेथ से भी करते हैं। उनकी जो तुलना है कैथरीन ऑफ एलिजाबेथ से भी की जाती है, अहिल्याबाई होलकर की तुलना। अब अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। तो 13 अगस्त 1795 को 13 अगस्त 1795 को महेश्वर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अहिल्याबाई होलकर रहती हैं। अब आगे चलते हैं और जो शासकों में हमने अहिल्याबाई होलकर के पश्चात अब देखेंगे हम तुकोजी राव होलकर प्रथम को। तुकोजी राव प्रथम। तुकोजी राव प्रथम कब से कब तक रहते हैं? तुकोजी राव प्रथम तो 1795 से 97 तक तुकोजी राव रहते हैं। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु के उपरांत उनके सेनापति तुकोजी राव होलकर शासन की सत्ता संभालते हैं। तो तुकोजी राव होलकर के बारे में हम क्या लिखेंगे? तुकोजी राव होलकर थे, ये कौन थे? ये अहिल्याबाई के सेनापति थे। अहिल्याबाई के सेनापति थे ये तुकोजी राव होलकर के। अब हम कुछ कार्यों को देख लेते हैं किस प्रकार से इन्होंने काम किए थे। तो सबसे पहला जो इनका काम था, जो ये करते हैं कि राजधानी इंदौर से महेश्वर, राजधानी है जो है, राजधानी का चेंज करते हैं ये। और महेश्वर से राजधानी जो महेश्वर रहती है उसको महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित कर देते हैं।
प्रीलिम्स का बढ़िया फैक्ट है कि जो होलकर वंश की राजधानी थी उसको महेश्वर से इंदौर किसने परिवर्तित किया था? तो ये महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित करने वाले तुकोजीराव होलकर प्रथम ही थे। दूसरा जो इनका कार्य है कि इन्होंने यूरोपीय पद्धति पर सेना का आधुनिकीकरण किया था। इन्होंने जो सेना थी उसका यूरोपीय पद्धति से सेना का आधुनिकीकरण इन्होंने किया था। तो दो काम इनके ये हो जाएंगे। इसके पश्चात ये भरतपुर के युद्ध में, अगला देखते हैं तीसरा, कि भरतपुर के युद्ध में जाट सेना को पराजित करते हैं और खांडेराव होलकर की मृत्यु का ही बदला लेते हैं। भरतपुर के युद्ध में, याद आया भरतपुर युद्ध जिसमें खांडेराव की मृत्यु हुई थी। तो भरतपुर के युद्ध जो होता है, अब इसमें ये जाट सेना को पराजित करेंगे भरतपुर के युद्ध में, और जाट सेना को पराजित करके ये खांडेराव होलकर की मृत्यु का बदला लेते हैं। चौथा पॉइंट इनके बारे में है कि ये रोहिल्याओं से युद्ध करके उन्हें अपने राज्य से खदेड़ देते हैं। जो रोहिल्या रहते हैं, रोहिल्याओं को भी ये युद्ध कर के उन्हें खदेड़ देते हैं अपने राज्य से। और लास्ट पॉइंट ये है कि 1793 में तुकोजीराव होलकर, लास्ट पॉइंट इनके बारे में ये है कि 1793 में तुकोजीराव होलकर और महाजी सिंधिया के बीच में एक युद्ध होता है, लखेरी का युद्ध, और इसमें ये तुकोजीराव होलकर पराजित हो जाते हैं। कौन सा युद्ध? लखेरी युद्ध। जब सिंधिया रियासत पढ़ते हैं तब भी इस युद्ध का जिक्र रहता है। तो लखेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? लखेरी का युद्ध 1793 में होता है। तुकोजीराव होलकर, तुकोजी वर्सेस महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया के बीच में होता है। परिणाम क्या रहता है इसका? इसका परिणाम होता है तुकोजी की पराजय। तुकोजी पराजित हो जाते हैं। और 15 अगस्त 1797 को इनकी मृत्यु हो जाती है पुणे में। देखिए इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं है। अरे ये तुकोजीराव प्रथम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। 1795 तक बस 2 साल ही रहते हैं और ये अहिल्याबाई के सेनापति थे। पहला पॉइंट इनके बारे में यही है। 5 नंबर में लिखने को आएगा तो सीधा लिखना अहिल्या के सेनापति रहते हैं ये। और राजधानी को चेंज करते हैं, महेश्वर से इंदौर लेकर के आते हैं। यूरोपीय पद्धति पर सेना का गठन करते हैं। भरतपुर युद्ध में जाट सेना को पराजित करते हैं और जो खांडेराव होलकर हैं उनकी मृत्यु का बदला लेते हैं। रोहिल्याओं को ये खदेड़ देते हैं अपने राज्य से। और फिर एक लखेरी का युद्ध है जिसमें ये पराजित हो जाते हैं। और अंत में फिर क्या है कि 15 अगस्त 1797 को पुणे में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे तुकोजीराव होलकर प्रथम। अब इसके पश्चात एक शासक और हैं, काशीराव होलकर। काशीराव होलकर, जिनके बारे में बस जिक्र भर होगा कि काशीराव होलकर थे कौन? तो जो तुकोजीराव होलकर थे उनके दत्तक पुत्र रहते हैं ये। तुकोजीराव के दत्तक पुत्र रहते हैं ये। और ये जो है महादजी सिंधिया के सहयोग से शासक बन जाते हैं। जो महादजी सिंधिया थे, महादजी के सहयोग से ये शासक बनते हैं। और होता क्या है कि यशवंतराव होलकर विद्रोह कर देता है। यशवंतराव होलकर विद्रोह कर देते हैं और फिर इनको हटना पड़ता है। तो बस इतना इनके बारे में हमें जानना है। फिर इसको डिस्कस करने के पश्चात हम चलेंगे अब कहाँ?
यशवंतराव होलकर पर। यशवंतराव होलकर, जो कि आज के अपने इस लेक्चर के आखिरी शासक हैं, यशवंतराव होलकर। तो यशवंतराव होलकर हैं कौन? सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा कि यशवंतराव होलकर हैं कौन। तो ये तुकोजीराव होलकर जो थे उनके दत्तक पुत्र थे। ये भी तुकोजी के दत्तक पुत्र हैं। तुकोजी के दत्तक पुत्र हैं ये। यशवंतराव होलकर की वीरता और शौर्य को देखते हुए इतिहासकार रहे हैं एक एन.एस. इनामदार। एन.एस. इनामदार। एन.एस. इनामदार इन्हें एक इनाम देते हैं जिसके कारण ये बहुत फेमस हैं। एन.एस. इनामदार ने इनको कहा है मध्य भारत का नेपोलियन। मध्य भारत का नेपोलियन। एन से समझ जाना, नेपोलियन है। मध्य भारत का नेपोलियन किसने कहा है? एन.एस. इनामदार ने। इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का फैक्ट है। एन.एस. इनामदार ने मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा है? तो यशवंतराव होलकर को कहा है। एक उपाधि और इन्हें मिली है, किसने दी है? वो दी है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने इनको एक उपाधि दी है। शाह आलम द्वितीय ने भी इनको एक उपाधि दी है, राज राजेश्वर अलीजा। कौन सी उपाधि दी है? राज राजेश्वर अलीजा। राज राजेश्वर अलीजा बहादुर, ये उपाधि इनको किसने दी है? शाह आलम द्वितीय ने। तो 2 प्रीलिम्स के फैक्ट हो चुके हैं और मेंस में भी हम इनका जिक्र कर सकते हैं, या तो कंक्लूजन में या फिर इंट्रोडक्शन में, कि मध्य भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले यशवंतराव होलकर के बारे में। तो इतनी बातें देखने के पश्चात हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि इनके टाइम पीरियड से ही सिंधिया और पेशवाओं के साथ इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। सिंधिया और पेशवाओं के साथ इनके संबंध, पेशवाओं के साथ होलकरों के संबंध बिगड़ जाते हैं इनके समय से ही। होता क्या है कि षड्यंत्र पूर्वक यशवंत के छोटे भाई जो रहते हैं बिट्ठू जी की हत्या कर देते हैं। जो सिंधिया और पेशवा रहते हैं वो क्या करते हैं, दौलतराव सिंधिया जो रहते हैं वो षड्यंत्र पूर्वक नए जो पेशवा आते हैं बाजीराव द्वितीय और कौन, दौलतराव सिंधिया, ये दोनों क्या करते हैं मिलके षड्यंत्र पूर्वक यशवंतराव होलकर के छोटे भाई जो रहते हैं बिट्ठू जी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और तभी से जो है इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। और फिर यशवंतराव जो होलकर रहते हैं ये क्रोधित होकर के पुणे पर अधिकार करते हैं। फिर वहाँ से पेशवा बाजीराव द्वितीय भाग करके अंग्रेजों के वहाँ शरण ले लेते हैं। फिर एक बसीन की संधि होती है। हालांकि हमें इतना कुछ नहीं देखना है, बस अगला पॉइंट ये लिख लेना कि यशवंतराव जो होलकर हैं ये पुणे पर अधिकार कर लेते हैं। यशवंतराव होलकर पुणे पर अधिकार कर लेते हैं और आगे चल कर के ये अंग्रेज़ों के साथ एक संधि भी करते हैं। अंग्रेज़ों के साथ एक संधि करते हैं, राजपुर घाट की संधि। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और यशवंतराव होलकर के बारे में कि ये अपनी राजधानी जो है, राजधानी इंदौर से भानपुरा यानी कि मंदसौर स्थानांतरित कर लेते हैं और फिर भानपुरा में ही एक आधुनिक तोपखाना भी स्थापित करते हैं। तोपखाना भी ये वहाँ पर खोलते हैं। और फिर 1811 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1811 में यशवंतराव होलकर की मृत्यु भी हो जाती है। कहाँ पर? भानपुरा मंदसौर में ही। इस प्रकार यशवंतराव होलकर भी हमारे समाप्त हो जाते हैं। यशवंतराव होलकर कौन थे? तो यशवंतराव होलकर तुकोजी के दत्तक पुत्र थे और इनकी वीरता से प्रभावित होकर के एन.एस. इनामदार इन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहते हैं और शाह आलम द्वितीय यानी राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि देते हैं।
इसके पश्चात हम आगे चलते हैं तो इनके समय से ही सिंधिया और पेशवाओं के साथ इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। हमने देखा किस प्रकार से जो बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया षड्यंत्रपूर्वक उनके छोटे भाई बिट्टू जी की हत्या कर देते हैं, और इसके पश्चात जो गुस्से में आकर के यशवंतराव होलकर पुणे पर अधिकार कर लेते हैं, और आगे जब जाते हैं तो फिर अंग्रेजों के साथ इनकी एक संधि भी होती है, राजपुर घाट की संधि। और एक कार्य इनका कि इन्होंने राजधानी को इंदौर से भानपुरा यानी कि मंदसौर स्थानांतरित किया था, और वहीं पर इन्होंने एक तोपखाने की भी स्थापना की थी, और फिर 1811 में वहीं पर इनकी भानपुरा में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम यशवंतराव होलकर तक अब डिस्कस कर चुके हैं। इसके पश्चात कुछ शासक और बचते हैं, इनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।